So whenever liquid comes into contact with a solid, it makes a surface, and this surface is also known as liquid meniscus. ठीक है, membrane, liquid की ऊपर वाली layer. ओके, अब ये मेनिस्कस कभी कभी कुछ इस तरीके से कर्व्ड होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव, और कभी कभी कुछ इस तरीके से कर्व्ड होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स. तो लिक्विड की मेनिस्कस के कर्वेचर के साथ में एक टेंजेंट अगर बनाई जाए, और ये टेंजेंट कंटेनर की वॉल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. फिर से देखना, और आसान, कलर चेंज करके बता देता हूं मैं. देखो, ये ना लिक्विड की सरफेस है, ये इस तरीके से बैंड हो रही है. अब लिक्विड की सरफेस सॉलिड से इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड की सरफेस को टच करते हुए जाने वाली टेंजेंट यहां पे वॉल ऑफ कंटेनर से जितना एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट. सिमिलरली यहां से भी देखना, ये लिक्विड की सरफेस है, ये कॉन्वेक्स होके बाहर की तरफ निकल रही है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी. अब ये टेंजेंट वॉल ऑफ कंटेनर से कितना एंगल बना रही है, इनसाइड द लिक्विड. ध्यान रखना, इनसाइड द लिक्विड. वॉल ऑफ कंटेनर कहां लेना आपको, इनसाइड द लिक्विड वाला पार्ट. वॉल ऑफ कंटेनर से जितना भी एंगल बनाएगी, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट. और इस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, थीटा से. अब एक बहुत ही कमाल की क्वांटिटी है, 10th क्लास में पढ़ा था ना, आसमां है नीला क्यों, फिर उसके आगे आता है पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, सॉन्ग था ना फरहान अख्तर का. तो आसमान नीला क्यों, तो पता पड़ेगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. पानी गीला गीला क्यों, उसका रीजन ये, कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड को तब गीला करेगा जब एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू एक्यूट एंगल हो. समझ गए. और वो तब गीला नहीं करेगा, कोई भी लिक्विड सॉलिड को तब गीला नहीं करेगा जब एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो जाएगी. सो a liquid which wets the solid always makes an acute angle at the surface. Or you can say, if the angle of contact between a liquid and a solid is an acute angle, then liquid will wet the solid. And if it is an obtuse angle, it will not wet the solid. If the angle is acute, then liquid will wet the solid, not नीचे एक्चुअल में, नॉट यहां आएगा. एंड इफ इट इज ऑब्ट्यूज, देन लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड. अब जरूरी चीज होती है इसके पीछे की फिजिक्स को समझना, ये सब हो क्यों रहा है. बात तो आपको पता पड़ गई, बट ये सब हो क्यों रहा है. एक्चुअल में ना, इस पूरे इवेंट के अंदर दो फोर्सेस एक्शन में आ जाते हैं. सपोज करो ये हमारा कंटेनर था, इसमें हमने किसी लिक्विड को पोर करा था, जैसे एक ट्यूब के अंदर पानी को पोर कर दिया. अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसा ही एक वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल लिक्विड की दीवार पे आके चिपक गया. यहां पे इस पॉइंट में एक वाटर का मॉलिक्यूल है. अब इस वाटर के मॉलिक्यूल पे किसी भी इंस्टेंट पे ना दो फोर्सेस लग रहे होंगे. एक फोर्स तो होगा इसके नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से लगने वाला फोर्स, जिसको कि हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स. ये सारे नेबलिंग वाटर मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, दैट इज कोहेसिव फोर्स. और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स लगेगा बिटवीन द वॉल ऑफ सॉलिड, या फिर बिटवीन द सॉलिड एंड दिस मॉलिक्यूल. तो ये बना एडहेसिव फोर्स, और लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स. बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी सी बात है. ठीक है, जहां लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे चीजें वहीं जाती हैं. तो अगर मैं बोलूं कि इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, देन molecule of the liquid will bond together to each other rather than bonding with this solid wall, so they will not wet the container. And if the value of adhesive force is more than cohesive force,
then the liquid will wet the container. और ऐसा कहाँ होता है? जो भी आप खरीद के लाते हो ना फेविक्विक वगैरह, उन पे पढ़ना, उस पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। कभी भी फेविक्विक के ऊपर पढ़ना क्या लिखा था? स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, क्योंकि उसकी खास बात है कि वो दो तरीके के मटेरियल्स को चिपकाने वाले बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सो जो चीजें चिपकती हैं वो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होती है, क्लियर। जो नहीं चिपकती हैं उनमें ऑब्वियसली कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, राइट। सो अब देखो कंडीशंस, इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के आपस में लगने वाले फोर्स वो ज्यादा हो, किससे? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के बीच के फोर्स से। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि लिक्विड आपस में टाइटली बॉन्डेड है, तो इस केस में लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, लिक्विड सॉलिड को वेट ही नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। और ऐसा जब भी होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। और कहां था? देखो ये मरकरी और ग्लास ट्यूब के केस में ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है मरकरी, ठीक है। मरकरी किसी भी ग्लास ट्यूब के साथ में हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है और मरकरी कभी गीला नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड अगर कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू एडहेसिव फोर्सेस से कम हो जाए, मतलब कोहेसिव फोर्सेस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के या लिक्विड के आपस में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू एडहेसिव फोर्सेस से कम हो जाए, मतलब लिक्विड का वॉल के साथ में जो फोर्स लग रहा है उससे कम हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब मॉलिक्यूल्स ज्यादा दीवार के साथ चिपकना प्रेफर कर रहे हैं कंटेनर की। तो ऐसे में लिक्विड जो होगा वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को वेट करेगा और जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्यूट, इजी। और ऐसा कब होता है? जब आप नॉर्मल टैप वाटर को किसी भी ट्यूब में डालते हैं, तो नॉर्मल टैप वाटर को आप जब किसी भी ट्यूब में डालेंगे ना तो आपको कर्वेचर ऐसा दिखाई देगा, हल्का सा वाटर नीचे की तरफ बैंड होता है। इस शेप को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। आसान सी बात है, कोई बहुत ज्यादा चीज इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं। इसमें ग्लास केस भी आता है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या हो कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे में ना एक अलग से सिचुएशन बनती है कि जो लिक्विड की लेयर होती है ना वो ना तो कॉन्वेक्स होती है ना ही वो कॉनकेव होती है, वो फ्लैट हो जाती है। अब आप बोलोगे सर काफी सारी चीजें तो फिजिक्स में लिखी होती है बट होती नहीं है, पर ये रियलिटी में होती है। अगर एक सिल्वर ट्यूब के अंदर, सिल्वर की पतली ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसके अंदर अगर हम प्योर वाटर डालते हैं तो ये वाली सिचुएशन पैदा होगी, ठीक है। तो कहां होगी? प्योर वाटर इन सिल्वर ट्यूब। और ऐसे में आप बता सकते हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा? एग्जैक्टली सरफेस के साथ में टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट यहीं से आएगी, तो टेंजेंट और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी अ राइट एंगल। आसान सी बात है। अब इसी से कनेक्ट होते हुए एक टॉपिक के अंदर हम लोग चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रिलेट करेगा ये प्रीवियस टॉपिक से, बट कुछ नया भी है इसमें। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखो कैसे रिलेट कर रहा है पिछले टॉपिक से। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी लिक्विड जब किसी सॉलिड के साथ में कांटेक्ट में आता है तो वो एक सरफेस बनाता है। अब ये सरफेस कभी कभी कॉन्वेक्स होती है, कभी कभी कॉनकेव होती है, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट में पढ़ा। अब लिक्विड की जो सरफेस बनती है, उस लिक्विड के अंदर और बाहर दो अलग अलग प्लेसेस होते हैं, कि बाहर या अंदर, और इन दो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। यहां पे मैंने पीआई लिखा, यहां पे मैंने पीओ लिखा। पीओ मतलब प्रेशर आउटसाइड, पीआई मतलब प्रेशर इनसाइड। तो इन प्रेशर्स के डिफरेंस को हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड अ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। अभी ऐसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन, जो कि आपने इससे पहले पढ़ा था, सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी लिक्विड को मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया बनाने के लिए मजबूर करती है। So surface tension is a tendency by the virtue of which every liquid tries to maintain its minimum surface area to reduce its overall energy, right? So अब ये surface tension की वजह से लिक्विड के अंदर और बाहर प्रेशर का अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है।
और इसी प्रेशर के अनबैलेंस की वजह से हमें एक्सेस प्रेशर दिखाई देता है लिक्विड के अंदर की तरफ। क्यों? आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि जिस भी साइड पे लिक्विड ऐसे कर्व्ड होता है ना, उस फेस की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स फेस की बात कर रहा हूं या फिर मैं कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रहा हूं लिक्विड के, तो इस केस में देखो कर्वेचर किधर है, अंदर की तरफ है, तो इस केस में पी आई विल बी ग्रेटर देन पी नॉट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉनकेव फेस की बात करता तो कर्वेचर कहाँ है, बाहर की तरफ है, पीओ और ये पी आई, इस केस में पीओ इज ग्रेटर देन पी आई बन जाता। ऐसा क्यों हो रहा है इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस यहाँ पे ना तीन केसेस होते हैं। एक तो सबसे पहले जब प्लेन सरफेस क्रिएट हो रही हो, एक जब कॉनकेव सरफेस क्रिएट हो रही हो, और एक जब कॉन्वेक्स सरफेस क्रिएट हो रही हो। अब मान लो ये हमारा लिक्विड है और ये प्लेन सरफेस बना रहा है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए अज्यूम कर लिया सरफेस पे ऐसे। अब इस ए पॉइंट के अराउंड अगर आप देखो तो टेंशन कैसे लग रही है, टेंशन हमेशा सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के अलोंग लगती है। तो सरफेस के अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन लग रही है। अब ये सरफेस टेंशन इस पूरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, इन्होंने आपस को कैंसिल कर दिया। लेफ्ट साइड की सरफेस टेंशन है, राइट साइड को कैंसिल कर दिया। मान लो इस नीचे वाली साइड पे जो प्रेशर है वो पी आई है, और बाहर वाली साइड पे जो प्रेशर है वो पी ओ है। इसको हम लोग पी वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड की सरफेस के जस्ट बाहर उसी लिक्विड की वेपर हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए वो वेपर प्रेशर हो जाता है। तो इस केस में अंदर बाहर दोनों प्रेशर्स इक्वल होते हैं, इसलिए पी आई इज इक्वल टू पी ओ होगा। तो कर्वेचर बनता ही नहीं है सरफेस का, सरफेस फ्लैट रहती है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट केस, जब सरफेस एकदम फ्लैट होती है तो सरफेस टेंशंस जिसकी वजह से सरफेस फॉर्म हो रही है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से अंदर और बाहर प्रेशर सेम रहता है और सरफेस बैंड नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर ये सरफेस टेंशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती तभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस क्रिएट होती है, जो कि अभी आप देखने वाले, ठीक है। सेकेंड केस है कॉनकेव लिक्विड सरफेस। अब अगर लिक्विड की सरफेस का शेप कॉनकेव होगा तो आप लोग ये देख सकते हो कि सरफेस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग टेंजेंट बना के निकलती है। तो ये दोनों सरफेस टेंशन मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन जो है वो टेंजेंट के साथ साथ चल रही हैं। जब इनके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करा जाएगा, सपोज करो मैंने एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाया, इस वाली टेंशन का इधर से एक हॉरिजॉन्टल बनाया, सिमिलरली इस वाली टेंशन के लिए भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मैंने बना दिए। अब आप देखो ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कैंसिल हो गए, और सिर्फ इस पूरे सिस्टम में टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट्स ही बचे रह गए। तो नेट टेंशन कहां लग रही है, लिक्विड से बाहर की तरफ ऊपर। नेट टेंशन कहां लग रही है, लिक्विड से बाहर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन में। अब अगर लिक्विड को इस शेप में बनाए रखना है तो इस टेंशन का कुछ उल्टा रास्ता निकालना पड़ेगा, मतलब इस टेंशन का अपने को अपोज करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए बाहर की तरफ प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है। तो पीओ बढ़ जाता है इस बार पी आई से। यहाँ पे पी आई क्या है, इंटरनल प्रेशर, और पीओ या पीवी क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी समझो, ये जो सरफेस टेंशंस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बचे कौन से, वर्टिकल कंपोनेंट्स। और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कहां लग रहे हैं, वर्टिकली आउटसाइड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस या नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। अब ये क्या करेंगे, इनकी कोशिश होगी कि यहां पे अगर कोई पार्टिकल पड़ा है तो उसको दूर ले जाए। अगर मैं फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स लगा रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फोर्स क्या कोशिश करेगा कि यहां पे कोई पार्टिकल है अगर ए, तो उसको मैं अपने साथ ऊपर ले जाऊं। उसको ऊपर नहीं जाने देने के लिए ही बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। सो दैट मींस एक्सेस प्रेशर कहां होता है इसमें, आउटसाइड द लिक्विड। इस केस में एक्सेस प्रेशर कहां होगा, आउटसाइड द लिक्विड, ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक चीज आपको नोटिस करनी है कि एक्सेस प्रेशर जो है वो हमेशा कॉनकेव वाले फेस के अबाउट ही होता है। तो जिधर लिक्विड का कॉनकेव फेस बनेगा ना, हमेशा एक्सेस प्रेशर उधर को ही रहने वाला है। इजी सी बात है, आसान सी चीज है। ऑन दी अदर हैंड जब लिक्विड कॉन्वेक्स फेस बनाता है
सरफेस की टेंजेंट्स के अबाउट ही इसकी सरफेस टेंशन लगेंगे। अब इन सरफेस टेंशन के जब हम कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे पहले की तरह, ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों साइड से मैंने ले लिए। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसिल, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स तो है ही नहीं। नेट फोर्स कहां होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स दी लिक्विड। पहले लिक्विड से बाहर था, अब लिक्विड की तरफ है। तो ये नेट फोर्स, अगर यहां पे कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल होता इस जगह पे ए, तो ये नेट फोर्स क्या करता? उसको नीचे दबाने की कोशिश करता, वो नहीं दबा पाए, इसी के लिए इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस केस में पी आई बिकम्स ग्रेटर देन पी नॉट। सो इस केस में आप बोल सकते हो दैट एक्सेस प्रेशर इज इनसाइड द लिक्विड, प्रीवियस केस में एक्सेस प्रेशर इज आउटसाइड द लिक्विड, और उससे प्रीवियस केस में कहीं पे भी एक्सेस प्रेशर है ही नहीं। सो प्रेशर इज इक्वल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लिक्विड। आसान सी बात है, कुछ भी टफ चीज नहीं थी, बिल्कुल इजी सा फंडा है। तो एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा एक्सेस प्रेशर उधर की तरफ होगा जहां पे इस कर्वेचर का सेंटर होगा या कॉनकेव फेस की तरफ होगा। देख लो इस केस में कर्वेचर कॉनकेव फेस नीचे की तरफ है, तो एक्सेस प्रेशर वही है। प्रीवियस वाले केस में कॉनकेव फेस ऊपर की तरफ है, हालांकि इसको कॉनकेव बोला जाएगा और इस केस में इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है। बट आपको देखना है कि जिधर की तरफ फेस कॉनकेव हो रहा है ना, वहां पे एक्सेस प्रेशर बनेगा हमेशा। इजी सी बात है।